हेलो स्टूडेंट्स, आई सुमन वेलकम टू यू योर ओन प्लेटफॉर्म पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइक 9th 10th 11th 12th। उसके अलावा IIT JEE नीट और BSc एग्रीकल्चर। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर आपको मिलेगा टाइम टेबल, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल और आप टीचर से लाइव चैट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन व्हाट्सएप और कैन कॉल ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। तो जैसा कि हमने बायो के लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी किया कि डाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, बाइल जूस सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो फूड है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टेप बाय स्टेप, और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स इंक्लूड होती है, उसके अलावा कौन कौन से हार्मोन्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखें बहुत सारी ब्रांच या फिर नेटवर्क होता है न्यूरॉन का, जो उसके अंदर इनरवेटेड होता है, फिक्स होता है। तो उसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन सी लेयर्स है, वो कौन कौन सी टिश्यूज से बनी हुई है, और उसके अंदर कौन कौन से नर्व सिस्टम का बंडल मिलता है। तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में हम क्या देखेंगे? जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करके अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट कौन कौन सी लेयर्स मिलती है? तो 4 तरह की लेयर मिलती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी हमारी सेरोसा। तो अगर हम लेयर्स के नाम देखें तो 4 तरीके की लेयर्स मिलती है हमें। आउटर मोस्ट जो लेयर मिलती है उसको बोलते हैं सेरोसा। नेक्स्ट मिलती है हमें मस्कुलरीज, जो मसल्स की बनी होती है। एंड द थर्ड वन इज सब म्यूकोसा एंड द फोर्थ वन इज म्यूकोसा। तो अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करके अंदर से देखते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी सेरोसा। सेरोसा के बाद मस्कुलरीज, देन सब म्यूकोसा एंड लास्ट में म्यूकोसा। और जो अंदर होलो कैविटी होगी उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। तो ये हमारे डायग्राम के अंदर हिस्टोलॉजी दिखा रखी है, जहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, देन द सेकेंड वन लेयर इज मस्कुलरीज एंड द थर्ड वन इज सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लास्ट में आता है ल्यूमन, जो हमारा खाली स्पेस होता है जहाँ से फूड जाता है वन ऑर्गन से नेक्स्ट ऑर्गन तक। तो उसके बाद हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन सभी लेयर्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सेरोसा की। फर्स्ट वन जो लेयर है सेरोसा, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेरोसा लेयर मिलती है ये हमारी बनी होती है पेरिटोनियम विसरल की बनी होती है, और वी कैन से विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है ये। क्योंकि ये लेयर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी। तो अगर हम बात करें स्टमक और इंटेस्टाइन की, तो उसके अंदर जो सेरोसा लेयर मिलेगी वो विसरल पेरिटोनियम की होगी। उसके बाद अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में ये लेयर बनी होगी हमारी फाइब्रस टिश्यूज़ की। तो विसरल पेरिटोनियम की बनी होगी ये स्टमक में, और उसके बाद इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करते हैं ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में ये फाइब्रस टिश्यूज़ की बनती है। उसके अलावा एक चीज़ और
ईसोफेगस में ये सिंगल लेयर मिलती है, उसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करें तो उसमें इसकी डबल लेयर मिलेगी। तो क्या पढ़ा हमने, ईसोफेगस में ये सिंगल लेयर्ड होगी और हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन में ये होगी डबल लेयर्ड। तो ये हमारी सेरोसा लेयर हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड लेयर जो है मस्कुलरिस। इस लेयर की बात करते हैं, मस्कुलरिस। मस्कुलर लेयर आगे दो टाइप की लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे जो आउटर लेयर होगी मस्कुलरिस का, जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ये वाला, वो आउटर होगी लॉन्गिट्यूडनल, इनर होगी सर्कुलर। अब ये ऐसे शो क्यों कर रखी है, अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हमने कट किया तो आउटर मोस्ट जो मस्कुलरिस लेयर होगी वो इस तरह लेंथ वाइज लॉन्ग मसल्स मिलेगी। तो अगर वो लॉन्ग मिलेगी और उसको अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो वो हमें ऐसे सर्कल टाइप में शो होगी, इसीलिए हमने इनको ऐसे शो कर रखा है। और ये होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस। और अगर हम इससे अंदर वाली लेयर की बात करते हैं वो होती है पूरे इसोफेगस या फिर एलिमेंट्री कैनाल के ऐसे सर्कुलर पोर्शन में, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो इनर वाली होगी सर्कुलर लेयर। तो मस्कुलरिस की अगर हमने बात की, मस्कुलरिस में दो पार्ट होंगे। आउटर वाला हमारा पार्ट होगा आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और जो इनर वाला पार्ट होगा वो होगा सर्कुलर का। अब इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट दैम, कोऑर्डिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स है, वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी, उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व्स की बंडल होती है या फिर ब्रांचिंग नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस किसको बोलेंगे हम, प्लेक्सस बोलेंगे हम ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स और वी कैन से नर्व्स। तो जो ब्रांचिंग नेटवर्क है उसको हम बोलेंगे प्लेक्सस। अगर हम बात करते हैं प्लेक्सस के अंदर, यहाँ पर कौन सा प्लेक्सस मिलेगा, जो आउटर और इनर मस्कुलरिस लेयर को कोऑर्डिनेट करके रखेगा। तो यहाँ जो प्लेक्सस मिलेगा उसका नाम होगा ओर्बिच प्लेक्सस। उसके अलावा उसको हम बोलेंगे माइंट्रिक प्लेक्सस। तो इसका नाम क्या होगा प्लेक्सस का, ओर्बिच प्लेक्सस, और वी कैन से माइंट्रिक प्लेक्सस, जो क्या करेगा, इनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलरिस के अंदर। अगर हम बात करें दो लेयर्स है हर जगह, तो मस्कुलरिस लेयर का काम क्या होता है, मस्कुलरिस लेयर क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है। तो स्टमक में, अगर हम स्टमक में बात करें तो जो मस्कुलरिस लेयर थिकेस्ट कहाँ होगी हमारी, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कहाँ होगी, स्टमक में, और थिनेस्ट किस में होगी, थिनेस्ट होगी ये रेक्टम में। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए स्टमक के अंदर मस्कुलरिस लेयर होती है थिकेस्ट, और रेक्टम में हमें क्या करना है, कम करनी है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, क्योंकि वहाँ ना तो कोई डाइजेशन होगा ना ही कोई एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन होगा वो थोड़ा बहुत वाटर का होगा, तो वहाँ पेरिस्टाल्सिस की ज़रूरत नहीं होती। तो रेक्टम के अंदर थिनेस्ट लेयर मिलेगी इसकी। स्टमक में थिकेस्ट लेयर क्यों मिलेगी, क्योंकि इन दो लेयर के अलावा, दो कौन सी लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, इनके अलावा स्टमक में एक लेयर और मिलेगी। वो कौन सी लेयर होगी, स्टमक में बात करें तो एक ओब्लिक मसल्स की लेयर मिलेगी, ओब्लिक मसल्स की। तो इसीलिए स्टमक के अंदर ये लेयर थिकेस्ट होगी। तो ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई मस्कुलरिस। हमने सबसे पहले आउटर लेयर पढ़ी जिसका नाम था सेरोसा। अब थर्ड लेयर हम पढ़ते हैं सब म्यूकोसा।
जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो किसके बाद आती है? डायरेक्ट हमारी इनर सर्कुलर के बाद हमारी सब म्यूकोसल लेयर होती है। इन दोनों के बीच में भी एक प्लेक्सस पाया जाता है या फिर एक ब्रांचिंग नेटवर्क मिलता है न्यूरॉन्स का। किस किस के बीच में बोला मैंने? इनर सर्कुलर के बीच और जो सब म्यूकोसा लेयर है उसके बीच एक प्लेक्सस मिलेगा जिसको हम बोलेंगे मीजनर्स प्लेक्सस। तो ये नाम है ब्रांचिंग नेटवर्क का जो हमारा सब म्यूकोसा और इनर सर्कुलर के बीच में मिलेगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें सब म्यूकोसा अगर हम जाते हैं ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो इसी लेयर से होते हैं। ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज से। तो जो सब म्यूकोसा लेयर है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज से। इसका नाम सब म्यूकोसा क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम इनर टू आउटर देखें तो म्यूकस के बाद आ जाती है सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकस के नीचे, इसीलिए इसका नाम रख दिया सब म्यूकोसा। तो ये बनी होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यूज से और इसके अंदर जो ब्रांचिंग नेटवर्क मिलेगा न्यूरॉन्स का उसका नाम है मीजनर प्लेक्सस। अब हम लास्ट वन लेयर की बात करते हैं जो हमारी इनर मोस्ट है, जिसके अंदर ल्यूमेन है या कैविटी है जिससे हमारा फूड जाएगा, उसका नाम है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा में मोस्टली म्यूकस सिक्रेट होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। जैसे हमारा डाइजेशन होता है उसमें म्यूकस सिक्रीशन का जो काम है वो कौन करता है? म्यूकोसा लेयर। उसके अलावा मैंने आपको 2 मॉडिफिकेशंस बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टमक में बताई थी, इसको र्यूगे बोलते हैं। वो जो मॉडिफिकेशन है वो भी हमारी म्यूकोसा लेवर की म्यूकोसा की है। उसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन बताई थी मैंने इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में कौन सी थी मॉडिफिकेशन? उसका नाम था विलाई। तो जो 2 मॉडिफिकेशंस मैंने बताई थी कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ र्यूगे एंड द सेकेंड वन इज़ विलाई। तो ये जो मॉडिफिकेशन थी ये स्टमक में थी और ये जो मॉडिफिकेशन है विलाई की ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये दोनों मॉडिफिकेशन हमारी कौन सी लेयर की है? ये दोनों मॉडिफिकेशन म्यूकोसा की है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर्स इंक्लूड होती है और वो कैसे कैसे वर्क करती है। और हमने साथ में ये स्टडी किया कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग नेटवर्क मिलेगा न्यूरॉन का कौन कौन सा मिलेगा? ऑर्बेच प्लेक्सस जो हमारा इनर और आउटर मस्कुलरिस लेयर में मिलेगा, और जो हमारा सेकेंड वन है जिसको हमने बोला मीजनर प्लेक्सस वो हमारा कहाँ मिलेगा? इनर मस्कुलरीज और सब म्यूकोसल लेयर के बीच में। अब ये वर्क कैसे करता है? तो हमने जैसा कि टॉपिक स्टार्ट क्या किया था हमने? हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल अगर हम देखें तो न्यूरल कंट्रोल 2 टाइप से होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब इनर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही जो कंट्रोल होगा वो होगा इंट्रिंसिक कंट्रोल, और जो आउटसाइड मतलब हमारी बॉडी में होगा लेकिन जो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू नहीं होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप मेंशन किए हुए हैं न्यूरल कंट्रोल के। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक कंट्रोल एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल की, तो इंट्रिंसिक के अंदर जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? 2 टाइप के हमारे प्लेक्सस थे। कौन कौन से प्लेक्सस थे? फर्स्ट प्लेक्सस था हमारा ऑर्बेच प्लेक्सस जिसको हमने नाम दिया था माइंट्रिक प्लेक्सस, और जो सेकंड वन था वो हमारा था मीजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हमने पढ़े थे इसके अंदर, जो नेटवर्क ब्रांचेस थी न्यूरॉन की जो डाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। तो ये 2 टाइप के प्लेक्सस क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? जो एलिमेंट्री कैनाल की डिफरेंट लेयर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? जो डाइजेशन हो रहा है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। और क्या करते हैं? ये मोबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मोबिलिटी का मीनिंग क्या है? सपोज हमारा फूड था इसोफेगस में
उस टाइम ईसोफेगस की एक्टिविटी ज़्यादा थी। जैसे ही ईसोफेगस से स्टमक में फूड आया, ईसोफेगस की एक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज और स्टमक की हो जाएगी इंक्रीज। नेक्स्ट, जब स्टमक से ड्यूडेनम में फूड आया तो क्या होगा, स्टमक की एक्टिविटी डिक्रीज और ड्यूडेनम की इंक्रीज। तो ये जो एक्टिविटी चेंज हो रही है, जो मोबिलिटी चेंज हो रही है, वो सब हमारा होता है इन दोनों की वजह से, इन दोनों नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से। तो इस तरीके से होता है हमारा इंट्रिंसिक न्यूरल कंट्रोल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक न्यूरल कंट्रोल, जो कि हमारे दो टाइप के सिस्टम से होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक कंट्रोल और पैरासिम्पैथेटिक। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, इंट्रिंसिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। एक्सट्रिंसिक के अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक को बोलते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट का मीनिंग क्या है, फाइट एंड फ्लाइट का मीनिंग होगा कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये हो जाएगा एक्टिव। इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी उस टाइम हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, स्लो डाउन द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है। उसके बाद आता है पैरासिम्पैथेटिक, इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मीनिंग क्या है, जो हमारी डाइजेशन है वो प्रोसेस आराम से होगी और जो डाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है जैसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, मोबिलिटी, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा इंक्रीज। तो पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं हम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारी डाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस, मोबिलिटी, ये सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूरल कंट्रोल ख़त्म होता है। न्यूरल कंट्रोल के अंदर दोनों कंट्रोल पढ़ लिए हमने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल रिलीज़ करती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन जैसे कि स्टमक है, ड्यूडेनम है, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिससे डाइजेशन की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो हार्मोनल कंट्रोल में सबसे पहले हमारा हार्मोन है गैस्ट्रिन। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये रिलीज़ कहाँ से होता है। गैस्ट्रिन जो रिलीज़ होता है हमारा पाइलोरिक स्टमक से रिलीज़ होता है। पाइलोरिक स्टमक क्या था, अगर हम रिमाइंड करें हमारे लास्ट लेक्चर्स में, तो जैसे हमारी ये आ रही थी ईसोफेगस, उसके बाद ये हमारा था स्टमक जो ड्यूडेनम में जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन था स्टमक का, ये था हमारा पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन के अंदर क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये जाके वर्क कहाँ करता है, ये वर्क करता है स्टमक में। इसका वर्क क्या होता है, इसका काम होता है कि ये स्टमक की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। और ये एक्टिव कब होगा, जब हमारे स्टमक में पेप्टाइड होगा, मतलब प्रोटीन आएंगे या फूड का कोई कंटेंट आएगा। तो ये क्या कर देगा, पाइलोरिक स्टमक गैस्ट्रिन रिलीज़ कर देगा। गैस्ट्रिन रिलीज़ होने के बाद स्टमक की एक्टिविटीज़, स्टमक की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हमारा HCl का सिक्रीशन है, पेप्सिन का सिक्रीशन है, वो सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा इसको रेगुलेट कौन करता है, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम में दो टाइप की चीज़ें, न्यूरॉन्स में हमने दो टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। जो हमारा न्यूरल कंट्रोल था, उसके अंदर एक नर्व और होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। क्योंकि हमारी हमारे ब्रेन से क्रेनियल नर्व डायरेक्ट निकलती है, तो टोटल हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व होती है। कितनी होती है टोटल होती है 12 क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्ट ब्रेन से अराइज होती है। उसमें से जो 10th नर्व होती है उसका नाम होता है वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, जो सभी सिस्टम से गो थ्रू होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक लॉन्गेस्ट नर्व है।
जो क्या करती है, हर टाइप के सिस्टम्स को रेगुलेट करती है। तो जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है या फिर जो हमारे हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं वेगस नर्व भी इन्वॉल्व होती है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा गैस्ट्रिन, जो पाइलोरिक स्टमक, जो क्या करता है, पाइलोरिक स्टमक से रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एंटेरोगैस्ट्रिन, ये जो हमारा लास्ट में आएगा उससे पहले आता है कोलसाइटोकिनिन। मीनिंग क्या होता है, जो ये कोल वर्ड है इसका मीनिंग होता है बाइल। अब जो सिस्ट वर्ड है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताई थी सिस्टिक डक्ट, जो कि गोल ब्लैडर से निकल रही थी। तो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेगा, लीवर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कोल का मीनिंग होता है बाइल, जो कि लीवर में सिक्रेट होता है। उसके अलावा सिस्ट की बात करें तो सिस्टिक डक्ट हमारी कहाँ से आ रही थी, गोल ब्लैडर। तो अगर हम नाम से रिलेट करें तो ये क्या करेगा, ये मेनली लीवर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा बाइल जूस का सिक्रीशन भी इंक्रीज कर देगा, और बाइल जूस का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, बाइल जूस के सिक्रीशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, फैट की इमल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड हमारा हार्मोन आता है सिक्रेटिन। ये एक चीज़ ये रह गई, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है ड्यूडेनम से, बट ये एक्ट किस पे करता है, लीवर पे। रिलीज हो रहा है ड्यूडेनम से लेकिन एक्ट करेगा लीवर पे। सिक्रेटिन है, ये भी हमारा ड्यूडेनम ही रिलीज करेगा, सिक्रेटिन भी ड्यूडेनम ही इंक्रीज करेगा, लेकिन मेन ये दो ऑर्गन्स पे काम करेगा। कौन कौन से पर, एक लीवर, एक पेनक्रियाज। ये क्या करेगा, क्योंकि लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, साथ में होगी। तो जिस टाइम लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन होगी उस टाइम स्टमक की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि स्टमक से हमारा फूड आया था ड्यूडेनम रीजन में, जो हमारा यू शेप्ड रीजन था। तो ये क्या करेगा, ये मेनली फोकस करेगा हमारा पेनक्रियाज पे एंड लीवर पे। इसका मीनिंग क्या है, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की सिक्रीशन का इंक्रीज होना। उसके अलावा जो स्टमक है उसकी मोबिलिटी का डिक्रीज होना, उसकी मोबिलिटी का डिक्रीज होना। एक और हार्मोन आता है हमारा एंटेरोगेस्ट्रोन, जिसको हम बोलते हैं GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि हमारा ये रहा एंटेरोगेस्ट्रोन या एंटेरोगेस्ट्रिन। इसको क्या बोलते हैं, हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलती है, हमारी स्टमक के अंदर मिलती है। तो स्टमक के अंदर मिलती है तो इसके अंदर क्या हो गया, मैंने बोला गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम हो गया कम। तो जो स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम्स थे रिलीज हो रहे थे वो सब हो जाएंगे कम, इसकी मोबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि स्टमक से हमारा फूड आ चुका है नेक्स्ट रीजन में। तो स्टमक की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो जाएगी डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारा हो गया न्यूरल कंट्रोल देन हार्मोनल कंट्रोल, ये दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो हमने डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ा कि डाइजेशन कंट्रोल कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी प्रोसेसेस से होता है। तो मेनली 3 प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, एक्टिव, पैसिव एंड द थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है एटीपी की हेल्प से कुछ भी ट्रांसफ़र होना। एटीपी की हेल्प से क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, लो कंसंट्रेशन, मान लो यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, तो कोई चीज़ अगर हमारी जा रही है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जनरली क्या होता है सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है वो होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें ट्रांसफ़र करनी हो कहाँ, लो से हाई में, तो उस टाइम हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एनर्जी की। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर होगी, एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा या एब्जॉर्प्शन जो होगा वो हमारा होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के मेथड से। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा ये हो गया लो से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने बोला ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है डिफरेंस,
ठीक है, डिफरेंस मतलब दो चीज़ों की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस है, तो ये उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, लो टू हाई, तो इसीलिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, इसमें सिंपल मूवमेंट होती है हाई टू लो कंसंट्रेशन। हाई टू लो कंसंट्रेशन अपने आप मूवमेंट हो जाएगी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ही जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी चीज़ें। कैसे? सपोज़ कोई यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ 10 है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे यहाँ, और एक की जगह यहाँ अगर 100 मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ फिर भी हमारा एक है, तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे इसके अंदर हमारा डिफरेंस ज़्यादा है, तो उतनी ही जल्दी इसके अंदर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी। कहाँ से? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जो थर्ड हमारा टाइप आता है वो आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये किसके थ्रू होता है? ये किसी कैरियर प्रोटीन या फिर किसी कैरियर आयन की हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन और एनी कैरियर आयन। ये होता कैसे है अगर हम इसको देखें तो, अगर हम बात करें एक सेल की लेयर की, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है सेल के चैप्टर में, उसके अंदर क्या होता है, ये लिपिड की बायलेयर मिलती है, इसके बीच में हमारा मिलेगा एक कैरियर प्रोटीन या कैरियर आयन। सपोज हमें ये पार्टिकल ट्रांसफ़र करना है जो सेल के बाहर है, तो ये क्या होगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। सपोज ये हमारा कैरियर आयन है, यहाँ पर कोई पार्टिकल बाइंड होता है और ये साइड में हमारी लिपिड बायलेयर है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, जब ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर लेगा तो ये पार्टिकल रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पर दूसरी साइड में। तो इस तरीके से होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो होगा हमारा कैरियर प्रोटीन या कैरियर आयन की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा 3 टाइप का हो गया, किस किस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। अब बात करते हैं हम कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट होगा, अमाइनो एसिड्स होगा, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, ये सब क्या होगा, ये सब ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स, ये तीनों मेथड से थोड़े थोड़े एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड से एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिव से भी, पैसिव से भी और डिफ्यूज़न से भी। अगर हम बात करें सोडियम की, तो हमने नाम तो सुना ही है, सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मीनिंग क्या होता है? जिस चीज़ को हमें प्रेशर से कोई चीज़ को हमें पास करना हो, मतलब एनर्जी रिक्वायर होगी, तो एनर्जी रिक्वायर होगी मतलब उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सोडियम के लिए हमें चाहिए होता है एक्टिव, और जो नॉर्मल डिफ्यूज़न है जिसको हम बोलते हैं पैसिव, पैसिव के अंदर दो चीज़ें आ जाएगी, एक तो डिफ्यूज़न आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जैसा कि हमें पता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होगा, और जो डिफ्यूज़न है उससे हमारे ये भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और इसके अलावा इससे होगा क्लोरीन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई हमारी, कैसे कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई एब्जॉर्प्शन के लिए, कौन सी? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो कि हमारी लास्ट में एब्जॉर्ब होनी थी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं, क्या रह गया हमारा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये होता है इनसोल्यूबल। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनकी कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, या फिर इनमें कुछ चेंज आना चाहिए जिससे ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है फैट मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। ये हमारा होगा पोलर हेड, और जो ये वाले पोर्शन होते हैं ये भी पोलर हेड होंगे, और जो ये वाले पोर्शन होते हैं ये क्या होती हैं? नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। और जो पोलर हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक। तो एक पोर्शन इसका हो गया हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर में सोल्यूबल है, और एक पोर्शन इसमें हो गया हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर में इनसोल्यूबल है। तो कैसे एब्जॉर्ब होगा ये क्या करेंगे, फैट मॉलिक्यूल अपनी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेंगे और ये एक दूसरे की तरफ बैंड होने लग जाएंगे और बना लेंगे एक ड्रॉपलेट या फिर एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे मिसल। ये बनेगा कैसे, इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे कि जो इनका हाइड्रोफोबिक एंड है वो आ जाए अंदर की साइड, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना ली, मिसल स्ट्रक्चर बना ली। इसमें क्या हुआ, जो हमारी हाइड्रोफिलिक पोर्शन था वो आ गया बाहर और जो हाइड्रोफोबिक था वो आ गया अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये एक दूसरे की तरफ बैंड होके इन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करके एक ड्रॉपलेट बना लिया जिसको बोला मिसल। उसके अंदर जो उनका सोल्यूबल पार्ट था, मतलब हाइड्रोफिलिक, वो आ गया आउटर साइड और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो आ गया अंदर की साइड। अब ये मॉलिक्यूल बनने के बाद क्या होगा, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर एब्जॉर्ब होनी है। किस में एब्जॉर्ब होंगे, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। जब ये एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, जो हमारा मिसल है उसके ऊपर बन जाएगी एक प्रोटीन की कवरिंग आउटसाइड, और उस प्रोटीन की कवरिंग के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। तो क्या बना, ये बन गया काइलोमाइक्रोन। कैसे बना, जो फैट का मॉलिक्यूल जो हमारा इसमें है, ये अंदर है हमारा फैट और इसके बाहर जो लेयर बनी है वो बनी है प्रोटीन की। तो इस तरीके से बन गए काइलोमाइक्रोन, फैट के चारों तरफ बन गया प्रोटीन का एक पूरी लेयर। तो अब काइलोमाइक्रोन बनने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, हमने लैक्टियल नाम पढ़ा था, कहाँ मिला था लैक्टियल, जो विलाई के अंदर बड़ी सी लिम्फ वेसल प्रेजेंट थी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर, उस लिम्फ वेसल का नाम था लैक्टियल, जिसके अंदर मैंने उस टाइम भी बताया था कि फैट एब्जॉर्प्शन होता है। तो लैक्टियल क्या करेगा, इन काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लैक्टियल इन काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब करके बाद में उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगा। तो क्या करेगा लैक्टियल, रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस तरीके से हमारा पूरा फैट का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर थी हमारी हाइड्रोफोबिक टेल और बाहर थी हाइड्रोफिलिक हेड। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके एक ड्रॉपलेट बना दी, इसको बोलते हैं मिसल। इसमें इन्होंने अपना हाइड्रोफोबिक एंड कर लिया, किसकी साइड, सेंटर के अंदर, और बाहर की साइड आउटसाइड है हाइड्रोफिलिक। इसके बाद ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब एब्जॉर्ब हुए तो इसके ऊपर हो गई एक प्रोटीन की कवरिंग। प्रोटीन की कवरिंग फैट के चारों तरफ होने के बाद हमारा बन गया काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब हो जाएगा लैक्टियल में। देन ये क्या करेगा, इन काइलोमाइक्रोन से फैट को रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से हमारी टोटल फैट की डाइजेशन होती है। उसके बाद कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, तो हमें पता है कि इंटेस्टाइन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन का, कि जितने भी चीज़ों का जो लास्ट प्रोडक्ट बना है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स थे, सुक्रोज के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटे थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, तो वो सब तो यहाँ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में जो हमारा एब्जॉर्प्शन होना है वो स्टमक में होगा, उसके अलावा माउथ में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। सबसे पहले अगर हम माउथ रीजन की बात करें तो बिलो द टंग कुछ ड्रग्स जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये दिखा रखा है माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स जो हमारी माउथ के या फिर टंग के लोअर साइड के म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आएगी, वो यहाँ हो जाएगी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होके चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, जो ब्लड कैपिलरीज इस म्यूकोसा के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक के अंदर वाटर और कुछ शुगर्स, उसके अलावा जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा स्टमक रीजन में होता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या होगा, जो भी डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स पढ़े थे हमने, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन के हो, चाहे फैट के हो, जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स थे अल्टीमेटली जो रह गए वो एब्जॉर्ब होंगे सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके अंदर ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे म्यूकोसा में और उसके बाद चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के अंदर। लास्ट पार्ट था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अलावा कुछ ड्रग्स हो तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि जब हम स्टेप्स पढ़ते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमने क्या किया, जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया उसको हमने यूटिलाइज किया हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन के अंदर फूड को हम करते हैं यूटिलाइज, किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो जो यूटिलाइजेशन होता है, कौन करता है यूटिलाइज, जो डिफरेंट सेल्स है, टिश्यूज़ है, वो अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज ईजेशन। ईजेशन क्या होता है, जो हमारा फिकल मैटर होता है, जब हमारा ये आ जाता है किसमें, रेक्टम रीजन में आ जाता है, तब एक न्यूरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। न्यूरल रिफ्लेक्स, जिससे हमें अर्ज होती है और वी कैन से डिज़ायर होती है कि वो हो जाए रिमूव, और इस रिमूवल की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। डिफिकेशन, ओके। और डिफिकेशन होता कौन सी प्रोसेस से है, कौन सी मूवमेंट से होता है, ये भी होता है हमारा पेरिस्टाल्सिस से, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज ईजेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी डिजीज़ और डेफिशिएंसीज़ के बारे में। डिजीज़ और डेफिशिएंसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिशिएंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाए, उसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। एक हमारे पास टर्म आ जाती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है कि बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर हमने लिया, कोई भी कंपोनेंट हमने लिया, सपोज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उनकी बर्निंग से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो कोई भी सब्सटेंस है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पर ग्राम अगर उनकी बर्निंग हो या उनकी हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनके अंदर होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर भी सेम ही होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड द लास्ट वन इज़ फैट, जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। हाँ, तो ये हो गई फिजियोलॉजिकल वैल्यू। हम यहाँ बात कर रहे थे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की। मेन जो हमारी डेफिशिएंसी से होता है वो चिल्ड्रन में होती है डिजीज़। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर पर केजी बॉडी वेट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ज़्यादा। क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होती हैं, पर केजी बॉडी वेट उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी, हमें एनर्जी का सोर्स क्या है, प्रोटीन, जो मेन हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काम करता है, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल देते हैं। तो इनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो इनके अंदर डेफिशिएंसी होती है मेनली, वो प्रोटीन की वजह से होती है। तो 2 तरह की डेफिशिएंसीज होती है। कौन कौन सी? एक आती है PEM, एक होती है PCM। जो PEM है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसीज के नाम है। इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट क्या है हमारा PCM। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज
माल न्यूट्रिशन। जो PEM है इसका दूसरा नाम होता है क्वाशियोरकर, और जो हमारा PCM है इसका दूसरा नाम है मेरेस्मस। तो ये दो मेन हमारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, क्वाशियोरकर और एक है मेरेस्मस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो ये जो हमारे डायग्राम में आपको दिख रहे हैं ये है क्वाशियोरकर डिजीज। क्वाशियोरकर, जो क्वाशियोरकर हमारा होता है वो 1 से 5 साल के बच्चे में होता है। 1 से 5 साल के बच्चे में, जैसा कि इनमें दिख रहा है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो इनकी लिम्स होते हैं वो काफ़ी थिन हो जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, बिल्कुल थिन लिम्स हो जाते हैं। उसके अलावा इनके जो पैर होते हैं ये, इनमें आ जाती है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा सिम्टम है पोर्ट बेली, जो कि हमारा इसमें दिख रहा है, पोर्ट बेली, ठीक है। तो 1 to 5 ईयर में होता है, क्या क्या सिम्टम आते हैं, एक तो इसमें हो जाती है रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी मेंटल हेल्थ है वो भी होती है रिटार्डेड। उसके अलावा पोर्ट बेली जो इसका मेन सिम्टम है, थिन लिम्स, उसके अलावा क्या आएगा, वाटर रिटेंशन हो जाती है लेग्स में, जिससे इनमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से सिर्फ ये नहीं है कि उससे मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी होगी, बट इसके अंदर मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी के साथ साथ इनके अंदर मेंटल फिजिकल हेल्थ भी क्या हो सकती है, रिटार्ड हो सकती है। तो ये क्वाशियोरकर के सिम्टम्स हैं पोर्ट बेली, रिटार्डेड ग्रोथ, थिन लिम्स और वाटर रिटेंशन की वजह से लेग्स में स्वेलिंग। जो सेकेंड हमने पढ़ी थी वो है मेरेस्मस। मेरेस्मस के अंदर क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ इसमें भी होती है। इसके अंदर एक मेन सिम्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट रिब्स, और ये 1 ईयर से भी छोटी एज के इन्फेंट्स में होता है, जैसे ये आपको रिब्स की लाइनिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रोमिनेंट रिब्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। हाँ, तो ये सब डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होंगे। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कई बार स्वेलिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कई बार क्या हो जाते हैं, टेप वोम, पिन वोम, राउंड वोम, इन सब की वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है। उसके अलावा जो हमारे डिजीज़ है वो फर्स्ट है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे बाइल पिगमेंट्स थे, बाइल पिगमेंट्स कहाँ थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बाइल पिगमेंट्स थे लीवर के बाइल जूस के अंदर। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बाइल पिगमेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ये इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारी स्किन है, नेल्स है, उन सब की हो जाएगी येलोइंग। तो इनके सिम्टम्स क्या क्या है, बाइल पिगमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अलावा येलोइंग हो जाएगी। किसकी येलोइंग, नेल्स और स्किन की, नेल्स एंड स्किन, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स के अंदर आइज़ के अंदर भी हमें थोड़ी पेलनेस या फिर येलोनेस दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वोमिटिंग। वोमिटिंग कब आती है, नोज़िया के बाद। नोज़िया में क्या होता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टमक है, स्टमक से जो भी मटेरियल आता है उसका हो जाता है ईजेशन। और वो ईजेशन कैसे होगा, थ्रू माउथ, ठीक है। थ्रू माउथ जो हमारा स्टमक का मटेरियल है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वो होता है वोमिटिंग बोलते हैं उसको हम। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है मेड्यूला रीजन। मेड्यूला हमारा ब्रेन का पार्ट है, तो मेड्यूला क्या आता है, ये रिफ्लेक्स सेंटर है वोमिटिंग के लिए। तो मेड्यूला कंट्रोल करता है वोमिटिंग को, ठीक है। तो जब हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, नोज़िया जिसको बोलते हैं, नोज़िया के बाद हमें ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वोमिटिंग का। नेक्स्ट आता है डायरिया।
डायरिया के अंदर क्या होगा, जो हमारा फिकल मैटर है उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लूज मोशन हो जाएंगे। और इसके अंदर क्यों होगा, जब बाउल मूवमेंट क्या होगी हमारी, इर्रेगुलर होगी। ठीक है, बाउल मूवमेंट इसमें इरेगुलर होती है, फिकल मैटर की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है इससे कई बार। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा फिकल मैटर है वो रहता है रिटेन्ड इन रेक्टम में रहता है वो। ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है, जब हमारा बाउल मूवमेंट क्या हो, इरेगुलर। तो बाउल मूवमेंट जैसा कि हमने देखा, अगर बाउल मूवमेंट हमारा रेगुलर नहीं होगा, जो स्टमक की या फिर जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से नहीं होगी, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, जिससे अलग अलग डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, खाने का डाइजेशन ना होना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस किस किस की वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट होता है अगर एंजाइम का जो रिलीज है कम हो, क्यों हो सकती है फीलिंग ऑफ फुलनेस, पहला रीज़न है अगर एंजाइम कम रिलीज हो रहा हो। सेकंड, ओवर ईटिंग। ठीक है, तो सेकंड रीज़न क्या है, अगर हमने ज़्यादा खा लिया हो, दैट इज़ ओवर ईटिंग। थर्ड वन होता है कि अगर हमने कोई फास्ट फूड, ऑयली या स्पाइसी फूड खाया हो, तो उसकी वजह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। थर्ड रीज़न क्या है, स्पाइसी फूड। ठीक है, फोर्थ रीज़न क्या है, फूड पॉइजनिंग, अगर हमने कोई ऐसा खाना खा लिया हो जिससे हमें हो जाए फूड पॉइजनिंग। तो ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इंडाइजेशन के लिए। तो इसके बाद हम करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, जो कि 11th क्लास का चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टार्टिंग से डाइजेशन पढ़ लिया, टोटल एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एसिमिलेशन, डाइजेशन का कंट्रोल किस किस चीज़ों से होता है, और लास्ट में हमने पढ़ लिए इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसीज या डिसऑर्डर्स होती हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।